संसार सिनेमा का बातें बायोस्कोप की, बायोस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। दोस्तों, किशोर कुमार केवल कलाकार नहीं थे, वो फिल्म कला जगत के एक चमत्कार थे। और बेशक चमत्कार रोज रोज नहीं होते। आज बायोस्कोप की बातें इसी चमत्कार के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। आज प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा किशोर कुमार की फिल्म झुमरू की बातें आपको सुनाएंगे। लोकेंद्र शर्मा के सहायक हैं PKA नायर। तो आइए सुने उनकी कहानी, उनके संगीत और उनके अभिनय से सजी फिल्म झुमरू की बातें। किशोर कुमार यानी फिल्म जगत का एक अद्भुत कलाकार। गाना हो, नाचना हो, गीत लिखना हो, संपादन करना हो, निर्देशन करना हो, धुनें बनानी हो या अभिनय करना हो, फिल्म निर्माण से जुड़ा कोई भी काम हो, किशोर कुमार के लिए वो बाएं हाथ से काम करने जैसा था। हिंदी सिनेमा जगत के तीरथ यानी बंबई में किशोर कुमार ने सन 1946 में कदम रखा था और 5वें दशक के दौरान वे गायक अभिनेता के रूप में उभरते हुए दिखाई दिए थे। 6ठे दशक के पूर्वार्ध में ऐसी कई फिल्में आई थीं जिनमें किशोर कुमार फिल्म के नायक भी थे और अपने गीतों के गायक भी। ऐसी ही एक उल्लेखनीय फिल्म उन दिनों आई थी जिसका नाम था झुमरू। मैं हूँ झुम 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 झुमरू, पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू, पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। दोस्तों, सन 1961 में प्रदर्शित होने वाली फिल्म झुमरू की कहानी स्वयं किशोर कुमार ने लिखी थी। KS फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म झुमरू के निर्माता थे अनूप शर्मा और निर्देशक शंकर मुखर्जी। और जाहिर है फिल्म झुमरू के हीरो स्वयं किशोर कुमार थे और हीरोइन थी उनकी प्रेयसी मधुबाला, जो बाद में उनकी पत्नी भी बनी। साथी कलाकार थे सज्जन, ललिता पवार, अनूप कुमार, चंचल, M कुमार, अनूप शर्मा, खुर्शीद बेगम, पॉलसन और जयंत। फिल्म झुमरू का छायांकन किया था KH कपाड़िया ने। फिल्म की पटकथा रची मधुसूदन कालेलकर ने और संवाद व्रजेंद्र गौड़ की कलम से जन्मे थे। फिल्म के गीत रचे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत स्वयं किशोर कुमार ने तैयार किया था। ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी, लंबी सी एक डगर है जिंदगानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी। बरस था सन 1929, महीना अगस्त का और तारीख थी 4। इलाका मध्य प्रदेश, जिसे उन दिनों सेंट्रल प्रोविंस कहते थे, और नगर था खंडवा। यही है किशोर कुमार की जन्म कुंडली का आरंभ। जन्म का नाम था आभास कुमार। कोई पुकारता तो लगता अब्बास को आवाज दे रहा है। मां को यह अच्छा नहीं लगता, इसलिए मां प्यार से पुकारती किशोर। और मां की ये प्यार भरी पुकार ही बाद में सारे संसार के लिए परिचय का आधार बन गई और नाम हो गया किशोर कुमार। जन्म खंडवा में हुआ था, सो किशोर कुमार की प्रारंभिक शिक्षा भी खंडवा में ही हुई
और जब वे बंबई आए तब तक उनके बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय सितारे बन चुके थे। अभिनय और गायन, इन दोनों ही विधाओं की प्रेरणा किशोर को अपने बड़े भाई से ही मिली। बोलती फिल्मों के शुरुआती दौर में अशोक कुमार ने फिल्मों में अपने गाने स्वयं ही गाए थे। आपको याद होगा, उनके गायन की रेलगाड़ी आखिर दौड़ी थी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आशीर्वाद में। रेलगाड़ी, 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धड़क धड़क, लोहे की सड़क, धड़क धड़क, लोहे की सड़क। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। शुरू में अशोक कुमार जब संगीत का रियाज करते या नई धुनें बनाते तो किशोर कुमार उसमें गहरी दिलचस्पी लेते, लेकिन दादा मुनि अशोक कुमार उन्हें बाथरूम सिंगर से ज्यादा नहीं समझते थे, बल्कि अपने रियाज के मौकों पर वे उन्हें किसी न किसी काम के बहाने बाहर भेज देते। मुझे याद है दोस्तों, एक बार दादा मुनि ने मुझे बताया था कि बचपन में किशोर की आवाज बहुत कर्कश थी, कानों को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन 4-5 बरस की उम्र में किशोर के पैर के अंगूठे में चोट लगी, जिस पर करीब 1 महीने तक रोज पट्टी करवानी पड़ती थी। पट्टी करते समय और वैसे भी दर्द के कारण नन्हा किशोर पूरे महीने भर जोर जोर से रोता रहा। इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहा जाए कि यही रोना किशोर का रियाज बन गया और उसकी आवाज में जो सुरीलापन जागा, उसे एक दिन सारी दुनिया ने सुना। दुम ताक दुम ताक ताक ता दुम ताक दुम ताक ताक ता दुम। बाउडी का बिबिडी का बिबिडी का बाउडी का बाउडी का बिबिडी का डा बिबिडी का बाउडी का बाउडी का बिबिडी का बिबिडी का बाउडी का बाउडी का बिबिडी का बिबिडी का बाउडी का बाउडी का बाउडी का डा बिबिडी का बाउडी का बाउडी का बिबिडी का बिबिडी का बाउडी का तरप तरप तरप। किशोर कुमार के गाने की शुरुआत बंबई टॉकीज में सरस्वती देवी के संगीत ग्रुप के साथ हुई। उस जमाने में किशोर कुमार के.एल. सहगल को अपना आदर्श मानते थे। के.एल. सहगल की एक बड़ी आदम कद तस्वीर उनके ड्राइंग रूम में आजीवन सजी रही। सन 1949 में खेमचंद प्रकाश के निर्देशन में जब किशोर कुमार ने फिल्म जिद्दी के लिए अपना पहला गाना गाया, तब उनकी आवाज में के.एल. सहगल का प्रभाव साफ सुनाई देता था। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, कौन करे। के.एल. सहगल के प्रभाव से स्वयं को जल्दी ही मुक्त कर लिया किशोर कुमार ने और अपनी एक मौलिक शैली विकसित की। संगीतकार की बनाई हुई धुन को गाते गाते ही एक नई धुन में बदल देने का कमाल उनकी विशेषता थी। मजे की बात यह भी थी कि उनके गाए हुए ऐसे सभी गाने बेहद कामयाब साबित हुए। संगीतकार शंकर अक्सर उलाहना देते हुए कहते थे कि उन्हें गाने के मीटर की कम और अपनी मिमिक्री फिट करने की ज्यादा फिक्र रहती थी। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो। 5वें दशक के दौरान किशोर कुमार को देव आनंद के लिए गाने का अवसर मिला।
उनकी मस्ती भरी आवाज देव आनंद के लिए बहुत सही जान पड़ी। इसके बाद देवानंद अक्सर अपने गानों के लिए किशोर कुमार की आवाज को चुनने लगे। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। ओ हो ओ हो ओ हो। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। हो ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा। जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। गायक के रूप में किशोर कुमार के जीवन में दूसरा मोड़ आया अभिनेता राजेश खन्ना के आगमन के साथ। फिल्म आराधना से राजेश खन्ना के साथ किशोर कुमार की आवाज का जो गठबंधन हुआ, उसने सिनेमा प्रेमियों को कई सुपरहिट गीतों की सौगातें दी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। जब हुआ तब हुआ, तो छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है। अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है। ये सब जानती है पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। 70 और 80 के दशक पर नजर डालें तो किशोर कुमार पूरी तरह एक गायक दिखाई देते हैं। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के लंबे दौर के बीच उन्होंने उस समय के सभी बड़े सितारों के लिए गाने गाए। किशोर कुमार ने गायन की शास्त्रीय शिक्षा नहीं पाई थी। वे अपने मन की मौज से गाने वाले गायक थे। वे ऐसे गायक थे जो मस्ती में जो भी गाते वही गीत बन जाता। अभिनेता महमूद ने एक बार हमें बताया था कि फिल्म पड़ोसन के मशहूर गाने एक चतुर नार को किशोर कुमार ने लगभग पूरा ही बदल डाला था। यही नहीं, इस गीत की धुन में भी उन्होंने भारी फेर बदल करके पूरे गाने को एक नई शक्ल दे डाली थी। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात हम हंसत जात। अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। किशोर कुमार के विषय में फिल्म जगत में तरह तरह की धारणाएं थीं। कुछ लोग उन्हें सनकी भी कहते थे, परंतु जो लोग किशोर कुमार को नजदीक से जानते थे उनके अनुसार
किशोर कुमार असल में एक गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। फिल्मों में हास्य अभिनेता माने जाने वाले तथा अपने गानों में तरह तरह के प्रयोग करने वाले किशोर कुमार का उनकी अपनी फिल्मों में एक और ही रूप दिखाई देता है। वो है एक संजीदा डायरेक्टर और संजीदा कलाकार का। उनकी अपनी फिल्म दूर गगन की छांव में, दूर का राही और दूर वादियों में कहीं, उनके इसी गंभीर और संजीदा कलाकार की तस्वीरें हैं। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। किशोर कुमार संगीत से जुड़े हुए थे, लेकिन नए नए प्रयोग करना जैसे उनकी सनक थी। उन्होंने दूर वादियों में कहीं एक ऐसी फिल्म बनाई थी जिसमें साउंड इफेक्ट्स तो थे, कोई गीत या बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल नहीं था। शायद किशोर कुमार के निरालेपन का इससे बड़ा सबूत और नहीं मिल सकता। सबको हंसाने की भरपूर क्षमता रखने वाला ये कलाकार स्वयं पर हंसने की कला भी जानता था, लेकिन औरों पर हंसने या औरों की निंदा करने में किशोर कुमार को कतई विश्वास नहीं था। हाँ, सबको हंसाना, खुशी देना और आनंद से भरना उनका धर्म था, और इसी धर्म का पालन करते हुए उन्होंने सन 1961 में बनाई थी फिल्म झूमरू। आजा तू आजा, अजना 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 अजना, जा जा तू जा जा, कभी ना कभी ना कभी ना कभी ना, आजा तू आजा, अजना 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 अजना, जा जा तू जा जा, कभी ना कभी ना कभी ना कभी ना, आजा तू आजा। फिल्म झुमरू की कहानी आदिवासी कबीले के एक मस्त मौला जिंदा दिल नौजवान की है। इस नौजवान का नाम है झुमरू। अपनी मस्ती में डूबे रहना और गाते गुनगुनाते रहना, बस यही है झुमरू की फितरत। मैं हूँ झुम 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 झुमरू, फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। हेडली ओडली ओ, योडली ओडली ओ, हेडली ओडली ओ, योडली ओडली ओ, हेडली ओडली ओ, योडली। झुमरू पर जान छिड़कती है इसी कबीले की एक शोख लड़की जिसका नाम है चमकी। चमकी झुमरू की बचपन की साथिन है, इसलिए दोनों में नोक झोंक भी खूब होती है और झगड़ा भी कम नहीं होता। अरे ओ झुमरू, जल्दी क्या करती है? अरे क्या गंदा मचा रखा है तुम लोगों ने। देखो ना चाची, झुमरू ने मुझे यहाँ रखा दिया। अरे झुमरू, ये क्या हो रहा है? तुम हट जाओ, मैं पतंग उड़ा, मुझे पहाड़ पर जाना है। देखा चाची, तुमने बाजार की कही और ये पहाड़ पे चढ़ने को चला है। हाँ मैं पहाड़ पर चढ़ूंगा, आज साहब लोग आने वाले हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, हाँ। रख दे ये सब। तुझे कितनी बार कहा है झुमरू, पहाड़ पर चढ़ना बहुत खतरनाक बात है। इसमें हर साल अपने 2-3 आदमियों की जान जाए है। मैं तेरा बहादुर बच्चा हूँ, वो नाम पैदा करके दिखाऊंगा कि लोग तेन सिंह को भूल जाएंगे। झुमरू और चमकी की ये नोक झोंक घर की 4 दीवारी के बाहर कभी-कभी बाजार तक भी जा पहुंचती, जहां दोनों एक दूसरे के ग्राहक हथियाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते। बाबू अन्ना, सुनते जाना, महंगा सौदा है इसका, लुटना जाना, ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका। चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना। मौसी बोलो मौसी, मौसी बोलो मौसी, मौसी बोलो मौसी। बाबू आना, सुनते जाना, धत धत, महंगा सौदा है इसका, लुटना जाना, ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका। चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना। कुल मिलाकर झुमरू एक भोला
और अलमस्त नौजवान था। उसका कबीला भी सीधे सादे आदिवासियों का कबीला था, मगर इसी कबीले के ऊपरी गांव में रहने वाला इलाके का जमींदार द्वारका प्रसाद परले सिरे का दुष्ट था। गरीब आदिवासियों का शोषण करना और उन पर जुल्म ढाना यह उसका स्वभाव था। आए दिन गरीब और लाचार आदिवासी उसके जुल्मों के शिकार होते रहते थे। राम राम सरदार, राम राम। अब ज्यादा जुल्म नहीं सहा जाता। क्या हुआ? अपनी आंखों से देख लो। अरे अरे, किसने किया ये? द्वारका ने अपने बंगले पे बुलाकर बेचारे की खाल उधेड़ डाली हंटर से। वो तो पैदा ही हुआ है जुल्म ढाने के लिए। जब तक उसके खिलाफ सर नहीं उठाएंगे ऐसा ही होता रहेगा। चाहे उधार लेकर बांटू, लेकिन मिठाई बांटूंगा जब द्वारका मरेगा। चुप रह, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते। ये चाची न जाने क्यों हमेशा द्वारका की तरफदारी करती रहती। चाची तेरी जान की कसम, सरदार बनकर द्वारका को सीधा नहीं किया तो मेरा नाम बन्नो सिंह नहीं। बड़ा आया नाम बन्नो नहीं। छी, बन्नो भी कोई नाम है? छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। ये सरदार बनेगा। नहीं, तेरा झुमरू सरदार बनेगा। हाँ हाँ, झुमरू सरदार बनेगा। तू इस लायक होता तो यहाँ बैठे बैठे बातें ना बनाता। फिल्म झुमरू की कहानी शुरू होती है जालिम द्वारिका प्रसाद की इकलौती बेटी अंजना के गांव पहुंचने के बाद। क्यों मार रहे हो उस गरीब को? उनके तामील हो रही है। बाबूजी ने कहा था बेटा, मालिक और नौकर के बीच में कभी नहीं पड़ना चाहिए। वो रहे आपके पिताजी। अंजू, ये बात क्या हो रहा है पिताजी? ये यहाँ का रवैया है। तुम्हारा सफर पर अच्छी तरह कटा ना? यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बंद करो पिताजी! अंजू, तुम्हें इन बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। आपका हुक्म बजाया सरकार। तुम इंसान हो या जानवर? छोड़ दो उस गरीब को। जी मैंने तो। कालू, तुम यहाँ हमारा हुक्म मानने के लिए मुलाजिम हो। जाओ। मैं इन लोगों से काम लेना अच्छी तरह जानता हूँ और अपने फैसले में किसी का दखल नहीं चाहता। उसी रात अंजना ने बस्ती से आती हुई एक मधुर आवाज भी सुनी, झुमरू के गाने की आवाज। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गाँव में। ऐसे मैं चल रहा हूँ पेड़ों की छाँव में, जैसे कोई सितारा बादल के गाँव में। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी। ऐ मेरे दिल सुना कोई कहानी। झुमरू और अंजना की मुलाकात हुई गांव की हाट में। हाट में घूमती हुई अंजना अनजाने में ही चमकी के हत्थे आ गई और चमकी की चमक के चक्कर में जा फंसी। अरे बीबी जी, ये कितना अच्छा है, देखो ना। जरा वो हार दिखाना। ये तो असली मूंगे का है। क्या दाम है इनके? दाम हम तो पीछे पहले लो तो। बीबी जी, ये तो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तुम बस बहुत हो गया, अब जरा इनका हिसाब कर दो। 5 रुपए 21 आने। क्या 5 रुपए 21 आने? नहीं, 21 रुपया 5 आना। ये लो। अरे एक ही बात है। मेरा नाम चमकी है। ऐसा भी क्या बीबी? अगर दिया होता तो जमीन थोड़ी खा जाती। जमीन नहीं, ये खा जाना चाहती है। चोर कहीं की। खबरदार जो चोर कहा। बीबी जी, ऐसी अकड़बाजी मत दिखाओ, नहीं तो यहाँ से जाना भारी पड़ेगा। तुम सबके सब मिलके मुझे डराती हो। मैं पुलिस को खबर देती हूँ। अरे पुलिस को खबर होगी पीछे, पहले मैं तेरी क्या बनना भी नहीं। क्या देखी पानी? छोड़ मेरे कपड़े। किसी पर मैंने इसे खरीदे थे। 100 रुपए का नोट इसको दिया, लेकिन ये झूठ बोलती है। मैं तेरी नस्ल पहचानता हूँ। निकाल नोट। कहाँ से निकालूं? मुझे क्या मालूम? निकाल नोट। हाथ तो छोड़ ना तू मेरा। ले।
अब कहां से निकला बेशरम? चुप! छोड़ मुझे। उठा अपना सामान। लीजिए अपना नोट। काफी दिलचस्प मालूम होते हो तुम। कहाँ रहते हो? जी नीचे की बस्ती में। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? झुमरू। तुम ही झुमरू हो जो रात को गाना गाते जा रहे थे? हाँ। वो क्या गाना था? ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी। ऐ मेरे दिल सुना कोई कहानी। झुमरू का अंजना की तरफदारी करना चमकी को फूटी आंख अच्छा नहीं लगा। वो मन ही मन अंजना से चिढ़ गई। अगर तुम्हारा लिहाज न होता तो कच्चा चुपा जाती उसे। किसको? झुमरू को? उस शहर वाली चिपचुपड़ी गोरी चिट्टी को, जिसके खातिर झुमरू ने सारे बाजार में मेरी बेइज्जती कर दी। हाँ, जिसकी इज्जत ही नहीं उसकी बेइज्जती क्या? चोटी कहीं की। चोटी होगी वही तेरी नई नवेली। कैसी मटक मटक कर हंस रही थी। मिलाया उससे, छोड़ाया उसे घर तक। हाँ छोड़ा। किसी के बाप का डर पड़ा है क्या? फिर कभी उस कलमुई को तेरे साथ देखा हाँ? तो बाल पकड़कर पहाड़ के नीचे फेंक दूंगी। झुमरू और अंजना की मुलाकातें बढ़ती गईं। झुमरू ने अंजना को अपनी माँ से भी मिलवाया। जीती रहो बेटी, कितनी सुंदर हो, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। नाम क्या है तुम्हारा? अंजू, यानी कि अंजना देवी, यानी कि गाड़ी में आई हैं, यानी कि शहर से आई हैं, यानी कि। अच्छा, तो इन्हीं के लिए तो चमके से इतना झगड़ रहा था। आओ बेटी। माँ जानती है ये यहाँ क्यों आई है? मैं पूछ लूंगी। मैं पूछने से पहले ही बता देता हूँ, ये तेरा गाना सुनने आई है। गाना? अरे मुझे कहाँ आता है गाना उना। सुना दीजिए ना, सचमुच में आपका गाना सुनने आई हूँ। नहीं बेटी, अब मेरी उम्र गाने की नहीं है। पर हमारी सुनने की तो है। अच्छा, तो तुम दोनों सलाह करके आए हो? यही समझ ले, लेकिन गा देना माँ तेरा वो गाना। ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, ऐ मेरे दिल सुना कोई कहानी, लंबी सी एक डगर है जिंदगानी। क्या हुआ इन्हें? माँ जब भी ये गाना गाती है इसे ये दौरा पड़ जाता है। अरे, तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? मैं कभी भी जिद नहीं करती। माँ, अब कैसी तबीयत है? कुछ नहीं बेटा, मैं अच्छी हूं, तो घबराना। झुमरू की माँ पूरा गाना नहीं सुना पाई। उसे बीच में ही दौरा पड़ गया। लेकिन ये गीत अंजना को इतना अच्छा लगा कि वो हर समय इसी को गुनगुनाती रहती। से एक डगर है जिंदगानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी। अंजना, ये गाना कहाँ से सीखा है तुमने? नीचे की बस्ती में एक बुढ़िया ये गाना बहुत अच्छा गाती है। ऐसा मालूम होता है जैसे मैंने पहले भी सुना हो। तुम नीचे की बस्ती में गई थी? जी हाँ, वहीं से तो आ रही हूँ। कितने अच्छे हैं वो लोग। कौन अच्छा है कौन बुरा, ये सोचने की जिम्मेदारी मेरी है। देखो अंजना, वो लोग हमारी बराबरी के नहीं हैं। मैं नहीं चाहता कि आइंदा तुम नीचे की बस्ती में जाओ। अंजना ने बस्ती में जाना तो बंद कर दिया, मगर झुमरू से वो अक्सर मिला करती और फिर धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। सलाम मैम साहब। यहाँ कैसे आए? क्या करता, सारी दुनिया में ढूंढते ढूंढते थक गया तो। लेकिन तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए। चलो जाओ। चला जाऊंगा, मगर मैं पूछने आया था कि कल आप बिना बताए क्यों चली आई? ओह, क्या बताऊं, तुम्हारी माँ के गाने में कुछ ऐसा असर था जिसे सुनते सुनते मैं तो पागल। तुम ऊपर कैसे आए? अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरा कमाल तो तब देखिए जब मैं पहाड़ पर चढ़ता हूँ। ओह, यू आर ए क्लाइंबर। जब मैं कॉलेज में थी तो सोचा करती थी कि पहाड़ की चोटी पर चढ़कर ऊपर से नीचे देखने में कितना अच्छा लगता होगा। तो फिर हाथ कंगन को आरती क्या? पहाड़ वो रहा, सिखाने वाला ये रहा और सीखने वाला सामने। चलिए ना। नहीं नहीं, अभी नहीं। कहीं दरबान की नजर तुम पर पड़ गई तो मुसीबत में पड़ जाओगी। अब तुम जाओ। घबराइए मत, मैं उसे 12 महीने में
13 जड़ी बूटी मिलाकर बनाई हुई भांग की गोली खिलाया हूँ। What? आराम से 3 घंटे की छूट। My God! कुछ भी हो, मगर अब तुम जाओ। मगर आपने बताया नहीं कि कब और कहाँ मिलेंगी। कहिए तो 2 घंटे बाद फिर यहीं आ जाऊं। नहीं नहीं, अब तुम यहाँ मत आना। मैं तुम्हें टी गार्डन में मिलूंगी। चा बागान। पहाड़ पर चढ़ने का ये प्रोग्राम अंजना के पिता द्वारिका प्रसाद ने गड़बड़ कर दिया। वो खुद अंजना के साथ पहाड़ पर चढ़ने के लिए आ गए, मगर झुमरू भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। उसने द्वारिका प्रसाद को ऐसा चक्कर में डाला कि उनकी दुर्गत बन गई। मैंने कहा था ना कि चिकनी चट्टान पर चढ़ने से आप फिसल जाएंगे, तो आप फिसल गए सरकार। तो क्या हुआ? हम खुद गए। मैं आपके लिए तेल लेकर आया हूँ। दर्द का अक्षीर इलाज, तिब्बत की 5, नेपाल की 4 और भूटान की 3, पूरी 12 जड़ी बूटी मिलाकर 11 महीने में 13 महीने तक गुण करने वाला बनाया है। लगाओ और खत्म। आप नहीं सरकार, आपका दर्द। हंसते आओ रोते जाओ। क्या मतलब ये कि रोते आओ हंसते जाओ। एक बार लगाओ पूरे 2 महीने तक उठ न पाओ। अबे क्या बकता है? मतलब ये कि एक बार लगाओ पूरे 2 महीने तक आराम पाओ। पकड़ो पहलवान, निकालो। ये वो तेल है सरकार जिसका दुनिया में कोई मेल नहीं। हड्डी जोड़ के रख दो, तेल लगाओ और अलग। मतलब ये कि हड्डी तोड़ के रख दो, तेल लगाओ और जुड़ जाए। हाँ पहलवान, सरकार की मालिश धीरे धीरे करना और 1 घंटे के बाद गर्म कंबल से नहलाकर पानी में सुला देना। नहीं पहलवान, गर्म पानी से नहलाकर कंबल में सुला देना पिताजी को। पिताजी, मैं जाऊं? अच्छा, अगर जिद करती हो तो जाओ। जरा पहाड़ पर संभल के चढ़ना। आप फिक्र न कीजिए। सलाम साहब। झुमरू की इस उस्तादी का असर द्वारिका प्रसाद पर चाहे जो हुआ हो, मगर द्वारिका प्रसाद के मैनेजर रमेश बाबू पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। झुमरू के कारनामों में रमेश बाबू को अपनी समस्याओं का निदान नजर आने लगा। हेलो मिस्टर झुमरू। अरे रमेश बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ यार, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बात यह है, तुम लोगों में जंतर मंतर जादू टोना जो होता है ना, तो तुमको आता है कि नहीं? अरे उसका तो मैं उस्ताद हूँ, कहो तो तुम पे कर दूं। नहीं, तुम समझे नहीं। हाँ, बात यह है, वो सामने खड़ी है ना अंजना देवी, वो उसका दिल और अपना दिल जरा तुम्हें गाना वाना आता? क्यों नहीं? तुम्हें मंत्र सिखाने से मतलब है मिस्टर, सिर्फ मंत्र बताओ, समझे? अगर गुस्सा करोगे तो कुछ भी नहीं बताऊंगा। नहीं झुमरू दादा, वो तो जरा सा गुस्सा आ गया था। मंत्र बता दो बस, मंत्र बता दो। सुनो, रमेश बाबू दिल दे बैठे थे अंजना को, और अंजना का प्यार पाने के लिए उन्हें अब चाहिए थे झुमरू के टोने टोटके। उसने टोटका सिखाया, मगर सिखाया अपने ढंग से। आइकुम बाइकुम ताड़ा तूणी जोदर मस्त छोचर बाड़ी रेल कम झोमा झोम पाप इसले आलू दम डिंग पटा पटा डिंगड़ी पक्को। जो मेरे दिल मेरा जो मेरे दिल मेरा पतली कमर तिरछी नजर बाहर बा क्या कहना तेरा। जो मेरे दिल मेरा ये पतली कमर तिरछी नजर बाहर बा क्या कहना तेरा। आई जो मेरे डिंग पटा पट डिंगड़ी पक्को। लहजा की मस्ती में न चलो झुके दुनिया ये कहती है कि जरा रुके लहजा की मस्ती में न चलो झुके दुनिया ये कहती है कि जरा रुके मैं न मानूंगा इसे। हाँ? ये तो बातें हैं तेरी नजर आती है मुझे दुनिया हरी हरी। यार भाई यार अरे मस्त है या मस्त हुए बारे बरखुरदार अरे बरखुरदार दार। घूमे ना तेरे डटा सनम मेरा जो मेरे दिल मेरा। ये पतली कमर तिरछी नजर बाहर बका कहना तेरा। जो मेरे डिंग पटा पट डिंगड़ी पका। इधर तो झुमरू, रमेश बाबू और अंजना की आंख मिचोली चल रही थी, और उधर आदिवासी कबीले में कुछ नए हालात करवट बदल रहे थे। आज तुम सब लोगों को बहुत जरूरी काम से बुलाया है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ,
इसलिए मैंने सोचा कि मेरे जीते जी सरदार का चुनाव हो जाए, ताकि मैं उसे कुछ सिखा सकूं, समझा सकूं और इस गद्दी के काबिल बना सकूं, जिससे मेरे बाद वो इस जिम्मेदारी को ठीक से संभाल सके। हमें ऐसे आदमी का चुनाव करना है जो होशियार हो, हिम्मत वाला हो और सब भाइयों का प्यारा हो। हाँ बाबा, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे बाबा। अगर मेरी मानो तो हरिया को सरदार बना दीजिए। पूरे कबीले भर में अगर किसी को सरदार बनने का हक है तो वो मेरे झुमरू को है। चाची, सरदार बनना कोई आसान काम नहीं है। शहर की लड़कियों के पीछे भागना और बात है और सरदार बनना और बात। बनना झुमरू के लिए ऐसी वैसी बात निकाली तो गरम चिमटे से तेरी जुबान खींच लूंगी। चमकी जा जा, गरज कर बोलना और आंखें दिखाना और बात है, और सरदार बनना और बात। सारे कबीले में सबसे बहादुर और हिम्मत वाला झुमरू के सिवा कोई नहीं। फिर भी सरदार मैं ही बनूंगा। चाची, कहाँ है तेरा झुमरू? आज मेरे डर से वो यहाँ आया भी नहीं। आया नहीं तो आ जाएगा। झुमरू को मैंने इस लायक बनाया है कि वो तुम्हारा सरदार बने और पूरे कबीले की जिम्मेदारी संभाल सके। यही मेरी जिंदगी है। ठीक है, ठीक है। चुनाव में खड़े होने का सबको हक है। फैसला खुलेआम होगा, जैसा कि अपने कबीले का कायदा है। मुकाबले में जो जीतेगा वही सरदार बनेगा। हमारे कबीले का एक कायदा है कि जो सरदार बने वो इसी कबीले की लड़की के साथ शादी करे। कबीले में सरदार के चुनाव की तैयारियां होने लगी। ठीक इसी समय द्वारिका प्रसाद के बंगले में अंजना के सामने एक अनोखी समस्या आन खड़ी हुई। यह है मेरे सेक्रेटरी मिस्टर रमेश, जो काफी दिलचस्प आदमी है। ऐसे अच्छे मौके पर आप लोगों के सामने मैं इन दोनों की सगाई का ऐलान करता हूं। मेरी तरफ से भी मुबारक हो अंजना देवी। देर से ही सही, मगर आपने एहसान किया जो मेरी गलतफहमी दूर कर दी। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे गलत ना समझो झुमरू। झुमरू? तो तुम झुमरू हो। तुमने आज तक मुझे धोखे में रखा। कालू। पिताजी, पिताजी। ले जाओ इसे और इसकी खाल उधेड़ डालो। कालू! क्या हुआ द्वारका जी? क्या बात है? कौन था ये? कोई खास बात नहीं, नीचे की बस्ती वाले लोग हैं, बख्शीश मांगने चले आते हैं। आप लोग परेशान ना हो, चलिए खाने पर चलिए। द्वारिका प्रसाद के आदमियों से पिटकर जब झुमरू अपनी बस्ती में पहुंचा तो सब उसका उपहास करने लगे। अरे ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? अरे जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा जब आसमान के चांद को छूने की कोशिश करेगा तो यही होगा। क्यों हरिया? हाँ भैया, मुंह उठा के चलेगा वो ठोकर खाएगा ही। और ठोकर भी ऐसी कि नानी याद। तेरे तो कितनी बार हाथ पैर टूट चुके हैं। हाथ पैर किसके टूटते हैं ये तो कल चुनाव में पता चलेगा। कल क्या पता चलेगा? कल झुमरू सरदार बनेगा। अरे मेरे होते हुए वो बुजदिल सरदार बनेगा। वो देख, दुम दबा के भाग रहा। देख बन्नू, मुझे सरदार बनने की कोई चाह नहीं। अरे तू क्या खाकर सरदार बनेगा? जा बेटा, जाके अपनी माँ की गोद में सो जा। खामोश! अगर मेरी माँ का नाम लिया तो झुमरू, इसका बना दे, कचूर बना दे। झुमरू, इसकी चटनी बना। फाड़ दे इसका पेट। बदमाश है। झुमरू, झुमरू, बन्ना, ये क्या हो रहा है? बन्ना, अगर तुझे इतना ही जोश है तो कल चुनाव में दिखाना। माँ, मैं सरदार नहीं बनना चाहता। झुमरू, जो अब कहा तो फिर कभी मत कहना। तुझे सब बनना पड़ेगा। अपने लिए ना सही बेटा, मेरे लिए, मेरी इज्जत के लिए, अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकता। हाँ बोल, हाँ बोल बेटा। अगर तेरी खुशी इसी में है तो मैं सरदार बनने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तू जरूर बनेगा बेटा, तू जरूर बनेगा, तू जरूर बनेगा। निश्चित समय पर भारी धूमधाम से सरदार का चुनाव शुरू हुआ। झुमरू ने हर कदम पर अपने विरोधी को पटखनी मारी।
मगर जीतकर भी झुमरू खुश नहीं था, क्योंकि कबीले के उसूल के मुताबिक अब उसे चमकी से शादी करनी थी। वो सरदार के चुनाव में भले ही जीत गया था, मगर प्यार के मैदान में वो हार बैठा था। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है, जो आज मुझे तेरे साथ आना पड़ा चमकी। आखिर तू जीत गई, तेरी जीत पूरी हुई, मगर याद रख, तुझे मेरा प्यार कभी नहीं मिल सकता। चाहे मैं सरदार बनूं या कबीले की इज्जत का सवाल हो, मगर जिसे मैंने एक बार प्यार किया हो, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। किसे? अब मुझे उसका नाम लेने का कोई हक नहीं। तुम्हें पूरा हक है। अंजू, तुम? हाँ झुमरू, उस दिन की गलत फहमी की वजह से तुम मुझे गलत न समझो। वो तो पिताजी की जिद के सामने मुझे अपना सर झुकाना पड़ा। तुम्हें याद है, मैंने तुमसे वादा किया था, जब तुम कबीले के सरदार बनोगे तो मैं जरूर आऊंगी। मैं आ गई। मगर उस दिन तो तुम्हारी शादी का ऐलान हो गया था। वो गलत था। जोर जबरदस्ती तो किसी के साथ भी हो सकती है। कबीले वालों ने तुम्हें रोका, पिताजी ने मुझे, लेकिन प्यार के तूफान को कोई नहीं रोक सकता। अंजू, तुम्हें अब भी यकीन नहीं? जो यकीन हो गया अंजना के प्यार पर और अपने दिल की पुकार पर, और फिर यही पुकार प्यार का गीत बन गई। जुम 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 गुम 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 गुम। ए भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया। भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया। बहके कदम कुछ हमें भी सनम हो गया 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 गया। भुल्ला भुल्ला मन मेरा कहीं रे सजन हो गया गया गया। रू 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 अंजना का गुपचुप तरीके से बस्ती में आना और झुमरू से मिलना चमकी की पैनी नजरों से छुप नहीं सका। उसने इस बात पर बावेला मचा दिया और उसके बाद भारी हंगामा हुआ। इसी हंगामे के दौरान द्वारिका प्रसाद भी बंदूक लेकर कबीले में आ पहुंचे और अंजना को जबरदस्ती खींचते हुए वापस ले जाने लगे। आप अंजना को नहीं ले जा सकते। कबीले के कायदे से अंजना की शादी मेरे साथ होगी। अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो सीना छलनी कर दूंगा। बंदूक हटा लो सामने से और अंजना को मेरे हवाले कर दो। अगर ऐसा ही है तो पहले मुझ पर गोली चलाइए। झुमरू, यहाँ ले जाओ अपनी बेटी को, बंद करके रखो अपने घर में। झुमरू का दिल टूट गया। वो बुरी तरह मायूस हो उठा। ऐसे में उसे ढाढ़स बंधाया उसकी मां ने। अंजना, अंजना। तू नहीं समझती माँ, मैं किसी भी हालत में द्वारकानाथ के जुल्म नहीं चलने दूंगा। चुप रह। क्या अंजना उन्हीं की बेटी है? हाँ माँ, अंजना द्वारकानाथ की बेटी है। तू उसे बहुत चाहता है? जान से भी ज्यादा। और वो भी। एक बार मुझे उससे मिला दे बेटा। सच माँ? तो चल मेरे साथ। पगले, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? तू ऐसा कर, उसे यहाँ ले आ। अच्छा। और सुन, ये बात किसी को मालूम ना हो, अपने कबीले में भी। अंजना को तो उसके पिता ने कैद कर दिया था, लेकिन प्यार के इरादे बुलंद हों तो कैद की दीवारें बड़ी नहीं हो सकती। झुमरू किसी तरह अंजना से जाकर मिला और फिर दोनों प्रेमी वहां से भाग निकले, परंतु भागना इतना आसान भी नहीं था। दोनों पकड़े गए। कहाँ गई? आपको मालूम है? क्यों गई? तुम इस घर में खुद मुख्तार नहीं। किसी भी हालत में मैं तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगा। तुम्हारी जिद की वजह से अपनी गैरत को कभी जलील नहीं होने दूंगा। आपकी नजरों में भले ही प्यार की कोई कीमत न थी, लेकिन इस झूठी इज्जत, गैरत, दौलत, दुनिया की हर चीज को मैं प्यार के लिए ठुकरा सकती हूँ। इस घर में तुम्हारा नहीं,
मेरा फैसला चलेगा। मेरी माँ। पिता के जुल्म से अंजना का दिल टूट गया। वो बिलख पड़ी, लेकिन तभी बिहारी चाचा ने आकर उसे संभाला। बिहारी चाचा, आप यहाँ? जैसे इधर आए बिना इतने साल गुजर गए, आज भी ना आता, मगर तुम्हारे लिए आना पड़ा। और आज तो पिताजी ने मुझ पर हाथ उठाया। झूठी इज्जत के घमंड में वो जालिम क्या नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ भी उसके जुल्म का शिकार होकर आज तक आंसू बहा रही है। जिंदा है मेरी माँ। बिहारी चाचा, कहाँ है मेरी माँ? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। कहाँ है मेरी माँ? जल्दी बताओ, कहाँ है मेरी माँ? तुम्हारी माँ बेचारी गरीब और मजदूर थी, मगर बहुत भोली और खूबसूरत। द्वारका ने उसको देखा, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। बात बढ़ती गई, तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन लाखों मिन्नतों के बाद भी उस घमंडी ने ब्याह करने से इनकार कर दिया। उस बेचारी का दिल टूट गया, मगर तुम्हारी मुस्कुराहट ने उसके आंसू पोंछ दिए। वो तुमको लेके कबीले चली गई। द्वारका को तुम्हारी मां के जाने का तो दुख नहीं हुआ, मगर एक शैतान को भी अपनी औलाद प्यारी होती है। इसी जज्बे में एक दिन रात को वो कबीले पहुंचा और तुमको तुम्हारी मां से जबरदस्ती छीन लाया, फिर तुमको शहर भेज दिया। मेरी माँ कहाँ है? मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बेचारी बंजारन कमली औरत नहीं, देवी है। क्या? नहीं, अगर तुमको अपनी माँ का पता मालूम करना है तो बंजारों की बस्ती में चली जाओ। कमली से पूछो, वो तुम्हें तुम्हारी माँ का पता बता देगी। बिहारी चाचा और अंजना की इस बातचीत का पता जब द्वारिका प्रसाद को चला तो वो बहुत बौखलाए और फिर कमली से दो दो बातें करने के लिए बस्ती की तरफ चल पड़े। मैं तुम्हें आगाह करने आया हूं कि अंजना को इस असलियत का पता नहीं चलना चाहिए। मुझे मालूम है कि तुम लोगों की जबान बंद रखने के लिए कीमत देनी होती है। ये लो। हर चीज पैसे से खरीदने की आपकी आदत अभी तक नहीं गई? कमली, कमला, अपने बेटी के बदनसीब माँ को पहचाना तो सही आपने। मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ। इसलिए ना कि मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ, आपके जुल्म का शिकार हूँ। देखो कमला, इन बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारा नहीं, लड़की की जिंदगी का सवाल है। मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। मैं उसका बाप। याद रखिए, जुल्म बदला लेने का मौका जिंदगी में एक बार हर इंसान को मिलता है। तुम जानती हो कि मैं इस इलाके का मालिक हूं। चाहूं तो इस बस्ती का नाम और निशान मिटा दूं। अगर तुम उसकी मां होने का दावा करती हो और सचमुच तुम्हारे दिल में मां की ममता है तो ये राज अंजना को नहीं मालूम होना चाहिए। कमला, द्वारका प्रसाद की धमकी से कमली डर गई। उसने अंजना से मिलने से इनकार कर दिया और मायूस अंजना को द्वारिका प्रसाद ने यही समझाया कि उसकी मां मर चुकी थी। यकीन मानो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी मां। जब वो इस दुनिया में नहीं है तो तुम्हें कैसे मिल सकती है? आज नहीं मिली, किसी न किसी दिन जरूर मिलेगी। बिहारी चाचा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते। खुदकुशी कर ली उसने। जी? तुम्हें उसने विरगलाया था ना, असलियत से डरकर मौत के मुंह में जा छुपा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। उन्हें खुदकुशी करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने ऐसा क्यों किया? किस लिए? इसलिए कि जो कुछ तुम्हें उसने कहा था झूठ कहा था। झुमरू को जब अंजना के बस्ती में आने और वापस लौट जाने का पता चला तो वो सीधे द्वारिका प्रसाद के बंगले पर जा पहुंचा।
अंजना, झुमरू आ गया। तुम जानती हो कि मैं जो सोचता हूँ वही करता हूँ। याद रखो अंजना, झुमरू की जिंदगी का दारोमदार तुम्हारे फैसले पर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अंजू, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती झुमरू, तुम मुझे यहाँ से ले चलो। अब इस तरह ले जाने की कोई जरूरत नहीं अंजू। अब तो मैं तुम्हें धूमधाम से शादी करके ले जाऊंगा, शादी करके। झुमरू तुम नहीं समझे। अब क्या समझना, सब ठीक हो गया। तुम्हारे पिताजी से बात पक्की हो गई। उन्होंने वादा किया है कि वो तुम्हारी और मेरी शादी। मैं अमीर, तुम बड़ी। सच्चाई को भूलकर मैं छोटे प्यार में अंधी नहीं बनी हूँ। जहाँ बराबरी नहीं वहाँ शादी का सवाल नहीं होता। वो कसमें झूठी थी, वो मिलना, वो वादे। क्यों तुमने ऐसा किया? अब तुम यहाँ से चले जाओ, मगर शादी में जरूर आना। पिता के शैतानी दिमाग से आतंकित अंजना ने झुमरू को खाली हाथ लौटा दिया। झुमरू को लगा वो अकेला हो गया है, न कोई सहारा है, न कोई हमदम। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। झुमरू का गम और अंजना का दुख देखकर द्वारका प्रसाद का दिल भले ही न पसीजा हो, मगर उनके मैनेजर रमेश बाबू का दिल पसीज उठा। झुमरू, चमकी और रमेश बाबू ने द्वारका प्रसाद के शिकंजे से अंजना को छुड़वाने की एक योजना बनाई। इसी योजना के तहत सामने आया एक अनोखा चाइनीज किरदार। ये किरदार और कोई नहीं, स्वयं झुमरू था। गेली जरा टिम्बकटू, काठमांडू काठमांडू गैले हूँ मैं हूँ लोहा चुंबक तू, कैसे भला बच बच के रहूं। गेली जरा टिम्बकटू, काठमांडू काठमांडू गैले हूँ मैं हूँ लोहा चुंबक तू, कैसे भला बच बच के रहूं। गेली जरा हूँ। टिम्बकटू के इस हंगामे द्वारा झुमरू अंजना को आजाद कराने में कामयाब हो गया। अब दोनों प्रेमियों ने तुरंत शादी रचाने का निश्चय किया। दोनों भगवान का ध्यान करके सौगंध खाओ कि जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाओगी। लो बेटी, ये वरमाला इनको पहनाओ। मंगलम भगवान। ये फेरे शादी के नहीं, तुम सबकी मौत के फेरे साबित होंगे। खबरदार, खबरदार, जो मेरे जीते जी मेरे स्वामी पर किसी ने हाथ उठाने की हिम्मत की, हट जाओ यहाँ से। मैंने हमेशा तुझे तकलीफ, दुख और आंसू दिए। स्वामी, मैं अपने हाथ से तेरी मांग कर देता हूँ। फिल्म झुमरू के क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते पूरी कहानी उलट गई। आदिवासी कबीले का झुमरू एक बड़े खानदान का चिराग साबित हुआ और बड़े खानदान की बेटी अंजना एक गरीब आदिवासिन की बेटी। बहरहाल एक हंगामा खेज क्लाइमैक्स के बाद सारे हालात संवर गए। मतवाले हम, मतवाले तुम, चलते रहे यूं ही कदम। दिलवाले हम, दिलवाले तुम, बढ़ते चले यूं ही कदम। मतवाले हम। किशोर कुमार की फिल्म झुमरू
किशोर कुमार के अनोखे व्यक्तित्व जैसी ही अनोखी थी। किशोर कुमार हास्य अभिनेता अच्छे थे या गंभीर अभिनय के माहिर थे? वे हंसोड़े गीत ज्यादा अच्छा गाते थे या भावुक स्वर में अधिक लुभाते थे? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि वे गायक बड़े थे या अभिनेता? 13 अक्टूबर सन 1987 को लोगों को सवालों के घेरे में छोड़कर किशोर कुमार संसार से विदा हो गए। खंडवा में जन्मे थे और अंतिम इच्छा के अनुसार खंडवा में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन सच्चे कलाकार का अंत कहां होता है? विदा केवल आकार होता है, कला कहीं नहीं जाती। और शरीर का आकार भले ही न रहे, कलाकार इस असार संसार में भी सदा अमर होता है। हे हे, रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। आज किशोर कुमार की बातें हुई फिल्म झुमरू के माध्यम से। बातों को बटोर कर लाए थे रमेश जोशी और बाइस्कोप की बातें आपको सुना रहे थे लोकेंद्र शर्मा। प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा के सहायक थे PKA नायर। और अब बातों का सिलसिला यहीं तक। बाकी बातें अगले हफ्ते। मेरा भी नमस्कार। बाइस्कोप की बातें।